हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। एग्जाम के हम लोग दृष्टि से देख रहे हैं इसको। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर जैसे आप पहले बताते थे वैसे बताओ ना यार। वो पार्ट वाइज वीडियो वो अपलोड होगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। ये इस बार के एग्जाम के लिए जो कैंडिडेट है ना उसके लिए पर्सनली ये वीडियो है, क्योंकि इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने यदि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो चैप्टर 1 से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और दूसरी बात, इस चैप्टर में ना बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस इस चैप्टर से है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत सारा सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अनोखे अंदाज में। तो इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ पहले तो कुछ बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हम लोगों को पहले तो देखना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, फिर समीकरण क्या होता है, कितने प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्या समीकरण होता है, कैसे बैलेंस करना होता है कुछ प्रकार की अभिक्रिया, और फिर कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इतना हम लोगों को इसमें कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और हमारा पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया नॉर्मली आप समझ जाइए, जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके कोई तीसरा नया पदार्थ बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके कोई नया तीसरा पदार्थ बनाएगा जिसका गुणधर्म पुराने से अलग होगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं सर, करके समझाइए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन नाम का प्राणी था, बेचारा एक तत्व था, इसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, ये बन क्या गया, H2O बन गया। अब देखिए वो इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, अधिक भी हो सकता है, अभी अधिक वाला कंडीशन दिखाते हैं। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बशर्ते इसका गुणधर्म इससे अलग होना चाहिए। वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे सर, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है, जलनशील गैस है। ऑक्सीजन जलने में मदद करने वाला चीज है, लेकिन ये तो जल आग को बुझा देता है ना, तो इसका गुणधर्म इससे अलग हो गया। तो इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। हाँ, आपको नोट्स बनाना है तो वीडियो रोक के आप लिख लिया करो। नोट्स लिख के मैं नहीं बनवा सकता हूँ, टाइम वेस्ट होता है उसमें। चलिए तो हम लोग नॉर्मली इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ना छूटे। 1 घंटे का मुश्किल से वीडियो है, आप लोग धैर्य बना के देखते रहें। हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन से विक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड, सॉरी जल बनाएगा, उसको हाइड्रोजन ऑक्साइड कह देते हैं। चलिए तो किसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। लास्ट एक बार और, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुणधर्म पुराने अवयवों से भिन्न होता है, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा सर जी, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। चलिए अभिकारक तो हो गया, जो बन के तैयार हुआ उसको हम लोग उत्पाद कहेंगे। यानी अभिकारक का गुण उत्पाद के गुण से बिल्कुल ही भिन्न होगा, इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, है ना। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बाद आता है रासायनिक समीकरण क्या है। इसके बहुत सारे प्रकार है भाई, अभी रुको, तो बहुत सारा टाइप है इसका, बहुत सारा चीज में देखने वाले हैं। इसके बाद है रासायनिक समीकरण क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है। तो चलिए रासायनिक समीकरण को भी समझ लेते हैं आसानी से। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ ना, उस रासायनिक अभिक्रिया को रसायन के संकेतों में व्यक्त करने पे जो समीकरण बन के आता है, इसी समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे सर जी क्या बोला आपने, मैंने बोला था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो जल बनाया। मैं बोल कुछ और रहा था, यहाँ HO और H2O लिख रहा था, ये कहाँ से आया। तो हाइड्रोजन के लिए मैंने H संकेत का उपयोग किया, ऑक्सीजन के लिए O संकेत का उपयोग किया, जल के लिए यौगिक है जल तो H2O का इस्तेमाल किया हमने। तो जब भी क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज भाग लिया है या जो उत्पाद बना है उसको रासायनिक संकेतों में लिखने पे जो समीकरण प्राप्त होता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गए आप लोग। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ कि ये जिंक नाम का कोई धातु है, ये अभिक्रिया कर लिया। अब देखिए मैं नॉर्मली लिख देता हूँ, टाइम नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, क्या बन जाएगा, ये ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाएगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा।
ठीक है ना। तो क्या बोला, जिंक जब Zn, जिंक को Zn कहते हैं ना, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो मैंने बोला हिंदी में, लिखा यहाँ पे किसमें, हम लोगों ने इसमें लिखा इक्वेशन का यूज किया, कुछ सिंबल का यूज किया। इस सिंबल से जो ये बन के इक्वेशन आया, एक समीकरण आया, इसी को रासायनिक समीकरण कहेंगे। अच्छा सर जी, रासायनिक समीकरण में और क्या पढ़ना है, तो आपको पूछा था यह कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना गब्बर, 2 प्रकार के होते हैं रासायनिक समीकरण, 2 प्रकार का। एक होगा बैलेंस्ड, है ना, इसको हिंदी में लिखते हैं संतुलित, संतुलित। दूसरा क्या होगा, असंतुलित, संतुलित और असंतुलित। संतुलित किसको कहेंगे, ठीक है, समझिए यहाँ पे संतुलित कहेंगे। जैसे देखिए, मैं लड़ाई करने गया 2 बंदे को लेके, मेरे से कोई लड़ाई करने आया, वो भी 2 के साथ आया था, मतलब 3 हम लोग 3 वो लोग। अब हम दोनों संतुलित मार करने वाले लोग हैं, दोनों साइड बराबर बराबर है। बस यहाँ भी वही होता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, मैंने पहले बताया था अभिकारक उत्पाद क्या होता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में परमाणु का संख्या यदि समान होता है तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। जैसे सर कैसे समान होता है, क्या सर समान बोल रहे हैं, इसको बैलेंस करना कहते हैं। अंतिम में सीखेंगे ये चीज़, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक रैंडमली लिख लिया था क्योंकि उस समय हम लोग संतुलित के बारे में नहीं पढ़ा था। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। उधर क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 बन गया, ऑक्सीजन 1 बन गया। मतलब ये तो बेईमानी हो गया है ना। हम लोगों ने 1 हाइड्रोजन लाया था, उधर जाके 2 बन गया, ऑक्सीजन 2 था, उधर जाके 1 बन गया। ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब जितना चीनी चाय पत्ती डालेंगे भैया उतना ही तो चाय बन के आएगा। सर जी दूध भी डालेंगे, अरे डाल लेना है, मतलब जितना चीनी चाय पत्ती दूध डालेंगे उतना ही तो चाय बनेगा। यदि नहीं जले तो, नहीं तो आप लोग दूसरे बार बोलो सर जल जो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो संतुलित समीकरण भी सेम टू सेम वैसा ही होता है कि जितना लगाए उतना पाए, तो संतुलित समीकरण। जैसे उसी को देखिए मैं संतुलित करता हूँ, ये हाइड्रोजन था, ये मिला ऑक्सीजन से, बना दिया H2O यानी जल का निर्माण किया। लेकिन ये अभी संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, इधर 2 हो गया है। तो यहाँ याद रखिए, नीचे हम नहीं लगा सकते हैं, नीचे नहीं लगा सकते, परमाणु को नहीं बढ़ा सकते, अणु को बढ़ाते हैं। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दिया। चलिए सर जी बहुत अच्छा काम किया आपने, हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दिया, 2 हाइड्रोजन बन गया, 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए ऑक्सीजन 2 है, वहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब या तो आप इसको कर लीजिए कितना, या तो आप इसको कर लीजिए, ये भगा दी, ये भगाना तो संभव है नहीं। तब सर उसी को 2 करना है, तो मैंने क्या बोला, नीचे में नहीं लगा सकते, परमाणु को नहीं बढ़ा सकते, अणु को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए 2 यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। हाइड्रोजन तो यहाँ 2 था, तो इस 2 को अब बना देंगे 4। अब जो बन के आया यानी 4H + O2, है ना। अब देखिए 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, जितना इधर उतना ही उधर। तो ये क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। कितना आसान था। किसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसे समीकरणों को कहा जाता है जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है ना। उसके नीचे आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, या थोड़ी देर पहले मैंने जो ये लिखा था ना, ये बिल्कुल संतुलित पहले से ही आया हुआ है। देखिए जिंक 1 है, जिंक 1 बना, सल्फर 1 था, सल्फर 1 रह गया, ऑक्सीजन 4 था, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2। आप ये वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, टीचर और खुश हो जाएंगे। केमिस्ट्री में आपको पूरा नंबर चाहिए ना, तो मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले तो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और लास्ट में उस क्वेश्चन आंसर के बदले में इक्वेशन लिखेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं आपको पूरा नंबर नहीं मिलता है। आपको लगता है आपने 80 में 80 को करके आया, आपको पता चलता है साइंस में आपको 65 मार्क्स ही मिले हुए प्रैक्टिकल जोड़ के। सर ये तो बेईमानी हुआ, मैं कॉपी चैलेंज करूंगा। बेटा कुछ नहीं होता कॉपी चैलेंज करने से। आपको नंबर चाहिए ना, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कॉपी पे। आपको पूछा रासायनिक समीकरण क्या है, तो आपको बताना है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के संकेत के द्वारा अभिकारक उत्पाद को व्यक्त करते हैं तो इससे एक समीकरण बन के आता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे
वहाँ पे आप बस इतना लिख के छोड़ दोगे तो वो तो आंसर हो गया, लेकिन आपको नंबर वो नहीं देगा। आप लिखोगे जैसे हाइड्रोजन, या फिर ये लिख लेना जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, और उसके नीचे आप क्या लिख दोगे, Zn प्लस H2SO4 मेक्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इतना कर दोगे ना, टीचर बिल्कुल खुश हो जाएंगे और आप अच्छे स्टूडेंट हो ना, तो इसको आप बक्से में बंद कर देना वहाँ पे जाके, है ना। आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कर सकते हो बिल्कुल बिना डरे। मैंने यूज किया था, कुछ नहीं हुआ था यार, लोग डराते रहते हैं। असंतुलित किसको कहेंगे सर, तो समझ लीजिए जिसमें बराबर नहीं होगा असंतुलित। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसको क्या कहा जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा था, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख देते हैं, H+O2 मेक्स H2O। आप साधारण छोटा छोटा आप लिखा करना, ठीक है ना। हाँ, ये सर ये याद नहीं रहता है, तब क्या करेंगे, इसका रामबाण इलाज अंतिम में बता देंगे, या अंतिम से पहले बीच में बताऊंगा मैं कभी। ये हो गया। बोलेगा सर ये जब हमको संतुलित और असंतुलित दोनों पढ़ना पड़ता है तो क्यों संतुलित क्यों करना पड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन ही होता है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। बताइए रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा का ना निर्माण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे पंखे में बिजली देते हैं तो हवा निकलता है, यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यानी हम लोगों ने हवा को बनाया नहीं है, हम लोगों ने विद्युत ऊर्जा को हवा में बदल दिया है। उसी तरह से द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है न तो द्रव्यमान का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। बोलिए अरे सर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो दूध में थोड़ा सा वो दूध का दही डाल दिया था तो दूसरे दिन मैंने दही बना लिया, तो क्या दही का वजन बढ़ गया क्या, नहीं बढ़ता है। सर जी बढ़ता है, अरे नहीं बढ़ता बच्चा। यहाँ देखो तो ये कहा जाता है क्वेश्चन कि क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है ना। संतुलन क्यों आवश्यक है, संतुलन क्यों आवश्यक है। आप लोग पूरा क्वेश्चन लिखना, आप जाके देख लेना क्वेश्चन एग्जाम के बाद कि सर जितना आपने बताया था बस उतना ही आया है, उससे बाहर नहीं पूछता है। मैंने ये 3-4 साल से करके मैंने देख रखा है, ठीक है ना। अरे सारा चीज तो मैं बता ही देता हूँ, छूटेगा क्या। चलिए देखते हैं कि संतुलन करना क्यों आवश्यक है, क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो आपको आंसर लिखना है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना, लिखना है कि हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में एक चीज लिख देना है, क्या नीचे में लिख देना है कि उत्पाद, है ना, उत्पाद का जो द्रव्यमान हुआ होगा वो उतना ही, उत्पाद का द्रव्यमान पूरा ही लिख देता हूँ, उत्पाद का द्रव्यमान उतना ही बना होगा जितना क्या होगा, अभिकारक का द्रव्यमान होगा, अभिकारक का द्रव्यमान होगा। सर आपने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, आप सीधा करके लिख लेना कि अभिकारक का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना उत्पाद का द्रव्यमान होगा, और फिर इसे भी बक्से में बंद कर दो। कॉपी देखने में अच्छा लगेगा आपका, हर क्वेश्चन आंसर के बाद 2 लाइन छोड़ना है। चलिए तो ये था संतुलित क्यों करना पड़ा, क्या संतुलन क्या असंतुलन। सर कुछ करवा के देख लीजिए, मैंने जैसा बोला एंड में देखेंगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी करेंगे लास्ट में, देखिएगा एकदम मजा आ जाएगा वो करके। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब चलते हैं कुछ नए प्रकार के पास। क्या सर प्रकार के पास, अब कुछ प्रकार के अभिक्रिया को देखेंगे। समीकरण तो हम लोगों ने समझ लिया, बैलेंस करना मैंने बोला अंतिम में थोड़ा सा सीख लेंगे। तो चलिए इसको हटाते, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। चलिए हमारा बहुत सारा प्रकार का अभिक्रिया आ गया है यहाँ पे। अब देखिए ये 10 प्रकार का अभिक्रिया है, इसमें 5 क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। सर इतना ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब कि देखिए अभी तक में ना लगभग यदि नए सिलेबस यानी 2009 से देखा जाए तो 2009 से लेके 2021 तक में ना इन सब में से ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन है नहीं है जो कम से कम 5 बार नहीं पूछा हुआ होगा। मतलब ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है। तो इसको आप सही से समझना, इतना आसानी से मैं समझाऊंगा ना कि आपका बिल्कुल ये नहीं छूटेगा। कभी कभी तो हद होता है, बहुत बार ऐसा हद होता है कि लॉन्ग दे देगा, निम्नलिखित अभिक्रिया के बारे में बताएं, इनमें से किसी 4 को उठा के दे दिया जाता है, बस कॉपी पेस्ट होता है। बस यहाँ पे आप इस चीज को सही से समझ लीजिए ताकि आपका बिल्कुल नंबर नहीं छूटे। एकदम मजे से पढ़ना है, बिल्कुल हंसी मजाक वाली बात अभी यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। वो रियल क्लास में जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं, अभी आपके पास सिर्फ अपना सही समय बचा हुआ है सही इस्तेमाल के लिए। चलिए 1 नंबर से पढ़ना शुरू करते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसका नाम बदल के भी पूछता है। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया का एक और नाम होता है संश्लेषण अभिक्रिया, सेम टू सेम होता है, डरना बिल्कुल नहीं है।
अब देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब क्या, संयोग करना, कंबाइन होना, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइंड रिएक्शन इसका नाम है, सिंथेसिस रिएक्शन नाम है इसका। जब किसी अभिक्रिया में दो छोटे छोटे पदार्थ या कोई दो पदार्थ मिलकर किसी नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे क्या सर, संयोजन, मैं देखिए यहाँ पे पॉइंट दे दिया हूँ, इसके बदले में मैं वहाँ लिखूंगा, मैं बस पॉइंट का नाम लिखूंगा, आप यहाँ से समझना, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया मैं बोल करके आपको वहाँ पे इक्वेशन रिएक्शन सब वहाँ समझाऊंगा। जैसे देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत अच्छा है, हल्का सा है भी आप लोगों का, है ना। देखिए क्या होगा, जब भी कोई एक पदार्थ, ये आसान वाला ट्रिक जिसको याद नहीं रहता है ना सर, कैसे याद करें, H2SO2 कुछ याद नहीं करना, बस ये लिख देना है आपको। यदि नहीं रहे, लेकिन अच्छे बच्चे का काम होता है ये नहीं लिखना, ये एवरेज स्टूडेंट करता है। यदि आपको अच्छा मार्क्स है तो आपको अच्छा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। यदि कोई दो पदार्थ मिल करके किसी नए तीसरे पदार्थ का निर्माण या तीसरे या तीन से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार सर और, जैसे यहाँ पे देखो सल्फर जो है ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। सर एक और हो जाए, हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर दिया। अरे सर मजा आ गया। मतलब जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इतना लिख के छोड़ नहीं देना है आपको, उसके बाद लिखना है, जैसे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, जैसे सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके जल बना लेता है, ठीक है ना। आपको अंतिम में ये बैलेंस कर देना, जैसे ये देखिए ये वाला बैलेंस है, उसका तो पूछो ही मत, वो हमेशा बैलेंस रहता है। मजा आ गया सर जी, यही था हमारा संयोजन अभिक्रिया, या इसी को संश्लेषण अभिक्रिया कहता है। सारा का सारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, सही से समझना आप लोग। संयोजन मतलब संयोग होना, जुट जाना, है ना, योजन अभिक्रिया। अगला है वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए योजन मतलब जुटना, वियोजन मतलब टूटना। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़े यौगिक टूट के दो छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। मजा आया क्या? क्या बोले? जब किसी अभिक्रिया में कोई बड़ा पदार्थ था, कोई बड़ा यौगिक था, टूट के छोटे छोटे यौगिकों में बदल गया, वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे क्या सर, यहाँ पे देखिए AB नाम का प्राणी था, इसको बेचारे को मैंने थोड़ा गर्म किया, ये टूट गया, A और B में टूट गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एवरेज के लिए आपको अच्छा नंबर लाना है, आप ये एग्जाम्पल याद रखना। ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको आप जैसे ही गर्म करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर संगमरमर मुर्गी के अंडे में जो रहता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को आप जैसे ही गर्म करते हो, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। सर ये क्या करते हो आप? वो गैस का सिंबल है, वो उड़ गया, हाइड्रोजन बनाएंगे उड़ा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा देंगे, बस उड़ा देना इस चीज को। ये हो गया हमारा वियोजन, था बड़ा टूट के छोटा हो गया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई बड़े यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाते हो, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया? चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। सर तीसरा नंबर क्या लिख रखा है आपने? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है सर उष्माशोषी और उष्माक्षेपी? तो याद रखिएगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसके बनने में ना बहुत ज़्यादा उष्मा लगता है, उसमें ठंडा लगने लगता है उसको छूने पे, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जिस अभिक्रिया के बनने में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का शोषण होता है, शोषी, उष्मा का शोषी, जब किसी अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है तो वैसे अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप बना देना A+B, जैसे ही मैंने बनाया था यहाँ से मेरा C तो बना, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उष्मा लग गया, बहुत ज़्यादा उष्मा लग गया, ये माइनस करके आप दिखा देना है। सर ये मेरे को अच्छा सा एग्जाम्पल बता दीजिए। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, ये जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसके बाद ना वो बहुत ठंडा ठंडा लगने लगता है ना। इसका टेम्परेचर होता है -170 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस उष्मा कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया किसका? उष्माशोषी का, जिसमें उष्मा का शोषण हुआ, है ना। मतलब अभिक्रिया करवाने लगे, हमको ठंडा ठंडा लगने लगा, वैसे अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। चलिए चौथा नंबर बात है इसी का दूसरा भाई, उष्माक्षेपी। छेपी मतलब छींटने वाला, फेंकने वाला, छेपने वाला, समझ रहे हैं ना। इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, उष्मा को छोड़ने वाला, एग्जिट करने वाला। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें
वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान उष्मा का उत्सर्जन होता हो, वैसे अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। छूट रहा है उष्मा, समझ रहे हैं। जैसे क्या ए बी था हमारा, ए प्लस बी, जैसे ही मैंने करवाया यहाँ पे क्या हो, सी तो बना लेकिन बहुत ज़्यादा उष्मा बनने लगा उसमें, इसमें प्लस उष्मा लिखेंगे। सर इसका कोई अच्छा सा एग्जाम्पल, तो मीथेन गैस को जला देना। ये देखिए ये है CH4 नाम का मीथेन गैस। इसको आप जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हो तो ये क्या बन जाता है, ये CO2 बनता है, प्लस में H2O बनता है, प्लस में बहुत ज़्यादा उष्मा निकलता है बच्चा। तो वैसा रासायनिक, यहाँ पे O2 देना था, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान बहुत ज़्यादा उष्मा उत्सर्जित होने लगे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। कुछ तो है ही नहीं यार, सबके नाम में आंसर छिपा हुआ है, बस आपको पकड़ना है, कुछ तो है जिसे ढूंढ के निकालना है। चलिए 5 नंबर का बात कर लेते हैं। सर जी इसका भी बात कर ही दो आज, चलो लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। एकल विस्थापन या विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन मतलब समझते हो ना, लतिया के भगा देना। भैया तुम मेरे घर का नहीं हो, तुम भागो, यहाँ तुम्हारा जगह नहीं है। लतिया के भगाने वाले अभिक्रिया को क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एक लात दिए विस्थापित हो गया, एकल विस्थापन। सर जी कैसे लिख देंगे, लतिया के भगाने वाले? नहीं बच्चा नहीं, ऐसे नहीं, आपको ऐसे लिखना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ए बी नाम का प्राणी था, इसने सी से शादी की, सॉरी अभिक्रिया किया, मैं तो शादी करवा रहा था, अरे बच गया। ए बी नाम का मतलब कोई पदार्थ था, उसने सी से अभिक्रिया किया, लेकिन ये सी ना इस ए बी को सही से रहने नहीं देगा। बोले बेटा ए बी तुम ए को या तो हमारे साथ छोड़ दो, तुम भाग जाओ। तो नेक्स्ट टाइम जो बनेगा ना ये बन जाएगा ए सी प्लस में बी बन जाएगा। मतलब देखो सी में कितना पावर है, सी में कितना पावर है, मारा लात बी को, बी चला गया बाहर। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको एकल विस्थापन दे या विस्थापन दे, आपको लिखना सेम ही है। क्या सर जी क्या लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई शक्तिशाली यौगिक क्या करे, यह शक्तिशाली पदार्थ किसी यौगिक से एक परमाणु को विस्थापित करके खुद उसका जगह ग्रहण कर ले, ऐसे अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सर कैसे याद रखेंगे इतना बड़ा, अरे कुछ नहीं है, ये सोचिए सी बहुत शक्तिशाली था, ए बी का शादी हुआ था, लेकिन ये सी आया, बोला भाई इस ना ये बी से जो तू शादी किया है ना ए, इसको छोड़ दो, तुम इस ए को भगाओ, इस बी को भगाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी करने वाले अभिक्रिया को कहा जाता है एकल विस्थापन। यहां पे देखिए आप, सी ने क्या किया, बी को लात मार के भगा दिया। अब देखिए यहां से बी यहां भाग के चला आया, सी बेचारा इसके ए के साथ चिपक गया। कैसे चिपकेगा, कैसे कोई शादी कर लेगा दूसरे के बीवी से? सर ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है। जब ये बहुत शक्तिशाली होगा, पुराने ज़माने में, पुराने ज़माने का बात करिए, राजा लोग हुआ करते थे, ऐसा ही करते थे ना। चलिए सर ऐसा तो राजा नहीं करते थे, आपने किस राजा, अरे आगे चल के हिस्ट्री तो पढ़ो, बहुत सारे ऐसा राजा हुआ है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, आप ऐसे नहीं लिखना कि ए बी प्लस सी, ऐसा नहीं कर देना है। आप अच्छे बच्चे हो ना, आपको एक अच्छा रिएक्शन भी लिखना है। कैसा सर रिएक्शन, यहाँ पे देखिए ये कॉपर है, Cu माने कॉपर, कॉपर ना कॉपर सल्फेट के साथ शादी किया था, कॉपर सल्फेट के साथ शादी किया था। इसमें ना लोहा कूद गया, लोहा तो शक्तिशाली होता ही है, कौन सा शक्तिशाली होता है ये मैं बताऊंगा, इसका एक ट्रिक है, ठीक है। इसमें लोहा कूद गया, अब कॉपर को बोला बेटा कॉपर तुम निकलो अब यहाँ से, क्योंकि अभी सल्फेट से शादी हम करेंगे, तो चलो कराए देते हैं इसका शादी। यहाँ पे बन जाएगा देखिए FeSO4 हो जाएगा, कॉपर को धक्का मार के भगा देगा, FeSO4 हो गया, प्लस में कॉपर निकल गया। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। फिर से एक बार सर समझाइएगा, यहाँ पे समझिए, जब किसी कमजोर यौगिक को कोई तत्व उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उस तत्व को उसके बदले खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सर मजा आ गया शादी करवा के, आज तो अमीर का शादी करवा दिया हम लोगों ने। चलिए अभी देखो ना, अभी तो शादी स्टार्ट हुआ है, अभी 2-2 शादी करवाएंगे, अभी केमिस्ट्री में ना 2-2 शादी करवाएंगे। सर देखते हैं क्या बोलेंगे, जब कोई मजबूत तत्व किसी यौगिक से उस तत्व को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले, इस प्रकार की अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहा अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना देता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। सर इस दौरान कुछ होता है क्या? अरे हाँ, बहुत बार पूछा कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है,
हैं? कॉपर सल्फेट का रंग बताओ तो, कोई जानते हो? बताओ बताओ, मैं देख रहा हूँ कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। सर कैसे याद रखेंगे? कॉपर सल्फेट सी तेरी नीली आंखें, अब तो याद रहेगा ना? हाँ सर ये याद रह जाएगा। चलो, कॉपर सल्फेट क्या होता है? नीले रंग का होता है। अब जैसे ही लोहा इसमें आता है इसका रंग बदल देता है। फेरस सल्फेट हरा कर देता है इसको। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा होता है। यानी आज मेरा ना तेरी नीली नीली कॉपर सल्फेट सी आंखें देख के मेरा दिल फेरस सल्फेट सा गार्डन गार्डन हो गया, हरा हरा हो गया। अरे सर मज़ा आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए केमिस्ट्री में तो मज़ा आता ही है बच्चों को यार। चलिए कुछ नहीं किए यहाँ पे, साधारण सा काम किए थे। अब इसको बहुत देर से मैंने पता है क्यों समझाया? अगले के लिए। अगला इससे भी आसान है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। मतलब पहले एक लात दिया था वो अब दुई लात देगा। बोले तुम हमको विस्थापित करें, हम भी तुमको विस्थापित करें। तुम हमारे मेहरारू से बिहा करेगा बे, हम तुम्हारे से कर लेंगे। करके दिखाइए सर, ये तो मज़ा आने वाला है। चलो देखते हैं ना छठा नंबर करके देखते हैं। सर करके दिखाइए ना। अब देखिए ये यहाँ पे क्या होगा? ए बी नाम का प्राणी था, इसने सी डी से अभिक्रिया किया। ध्यान से देखिए सर, इसको मिटा दीजिए ना, उसको सही से समझना है। चलो तो मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लो आप, मैं हट जाता हूँ। ये लो मारो जल्दी। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं द्विविस्थापन को। क्या था? ए बी नाम का कोई प्राणी था, इसने सी डी से अभिक्रिया किया। तो ये क्या करेगा? बी सी को भगा देगा और ए डी के साथ आ जाएगा, अजब ही हो जाएगा। मतलब इस साइड जो होगा ये बन जाएगा ए सी प्लस में बी डी। अब देखिए बहुत गजब का बात हो गया, यानी ए जो था सी के साथ चिपक गया और बी जो था डी के साथ चिपक गया। वाइफ एक्सचेंज कर लिया इन लोगों ने। सर बहुत घोर अन्याय कर रहा है केमिस्ट्री, मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ। अरे मैं भी देखना नहीं चाहता हूँ, बस एग्जाम तक झेल लो ना इसे। बेचारा कब कहाँ दर्शन देगा आपको, बड़े होने के बाद कहाँ पर होगे द्वि विस्थापन एकल विस्थापन? यही तो टाइम है मजा लेने का। चलो लेके देखते हैं। सर इसका एग्जाम्पल बताइए अच्छा सा, जो कि याद रह जाए। याद रखिएगा एग्जाम्पल, देखिए है ना, NaSO4 साथ में यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको। NaSO4 अभिक्रिया क्या है किससे? BaCl से। Cl लिखना था मुझे ना। NaSO4 BaCl2 से अभिक्रिया किया है। बना क्या लेगा? सर बना लेगा BaSO4 प्लस में NaCl। सर ये मुझे कैसे याद रहेगा? सर यहाँ पे ये आपने NaSO2 कहाँ से लिखा है? Na2SO4 कहाँ से लिखा है? इसके लिए ना मैं एक रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखा, रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, इसके लिए एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लेना, ये दिक्कत आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे केमिकल फॉर्मूला बाय गौतम सर, मैं दिख जाऊंगा। ये लिख लो कॉपी में, अंतिम में करना ये काम। अब देखिए याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे यहाँ पे पहले देखिए हुआ क्या। पहले ना SO4 किसकी बीवी थी? सोडियम की। बाद में बन गया बेरियम। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? अच्छा यहाँ देखते, बेरियम किसके साथ था? क्लोराइड के साथ। यहाँ बन गया सोडियम के साथ। मजाक कर दिया सर इसने, तो बहुत हद ही पार कर दिया इसने। कैसे संभालेंगे इसको? कैसे संभालें नादान दिन को? ये तेरे लिए धड़क उठा। अब देखिए सोडियम जो है, सोडियम क्या था? सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था। अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। सर मजा लीजिए ना एक बार इससे। कैसे याद रखेंगे? याद रखना, नासो4 बाकल 2 से जब अभिक्रिया किया था ना, नासो4 बाकल 2 से जब अभिक्रिया किया ना, तो बासो4 और नाकल 2 बना डाला। 2 तो याद नहीं रखिएगा। क्या बोला सर मैंने? नासो जब बाकल 2 से अभिक्रिया किया, जाके दूसरे कहे अरे बाकल है क्या? गुस्सा आ जाएगा उसको, कह रहे अरे भाई बेरियम क्लोराइड है क्या? बोले क्या बोल दिया बकलुल है? मजे में इसको गाली दो। बेरियम क्लोराइड बन गया, वो बाकल बन गया। NaSO4 नासो4 BaCl2 बाकल 2। ऐसे आपको याद नहीं रहता? ये मैं अच्छे से ट्रिक बताता हूँ, बच्चे को याद रहता है हमेशा। ये नासो4 बाकल 2 था, बासो4 नाकल 2 बन गया। 2 को हटा देना अंतिम में, आप एडजस्ट कर देना इस चीज को। अब इसको लिखिएगा कैसे? लिखिएगा जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें ना 2 विस्थापन हुआ है। सर अभिक्रिया का डेफिनेशन तो दीजिए। देखिए किसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 बड़े यौगिक अपने परमाणुओं की अदला बदली करे, है ना, 2 बड़े यौगिक अपने परमाणुओं की अदला बदली करे, वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वैसे अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे नासो4 बाकल 2 से अभिक्रिया करके बासो4 नाकल 2 बन गया था। ये याद रख लेना आप लोग। 2 लिखना नहीं है क्यों? NaCl तो कंप्लीट हो जाता है। कैसे होता है? चौथा चैप्टर में उसको बहुत बढ़िया से समझेंगे। कैसे सर? ये रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं वो बाद में आप वीडियो देख लेना। चलिए 6ठा नंबर के बाद 7वां नंबर। मजा आ रहा है क्या?
मजा आ रहा है ना। आप बोलते सर मजा नहीं आता है, अब तो लो ना, मैं मजा दे रहा हूँ, अब से रोज मजा आएगा, बस मजा लो तो आप। चलिए छठा के बाद 7वां नंबर क्या था? 7वां नंबर सर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों लिख रखा है, दोनों को अलग अलग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसका, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हमारा हो गया। चलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? सबके साथ में आप अभिक्रिया जोड़ देना है ना, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अस्माक्षेपी अभिक्रिया, अस्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, फलाना अभिक्रिया, ढिकाना अभिक्रिया। अभी देखेंगे क्या होता है जब फलना चिलना से अभिक्रिया करता है तो बेलना बनाता है, वो भी देखेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम भी है उपचयन अभिक्रिया। सर किसको कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इंग्लिश याद रख लेना, हिंदी में कंफ्यूज होते हो तो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता हो। क्या बोला मैंने? वैसी कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता हो या हाइड्रोजन घटता हो। तो आप नॉर्मली एक भी बोलोगे तो काम चल जाएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन का योग करता है उसको ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। सर कैसे? यहाँ पे दिखाइए तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा सल्फर था, इसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन जुटा ना इसमें तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। सर क्या क्या आपने? कुछ नहीं मैंने किया है, संयोजन अभिक्रिया वाला ही सोचो तो यहाँ भी लिख रहा हूँ यार। अब इससे आसान क्या करूँ मैं? हैं Zn क्या हुआ था? Zn वाले पे यहाँ पे एक ना एकल विस्थापन का, एक वो जो पहले Zn वाला दिया था ना, वो एकल विस्थापन का एग्जाम्पल था, आप लोग उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, उसके नीचे ये रिएक्शन लिख के आप ऐसा एक डब्बा सा बना देना, स्केल लेके जाना एग्जाम में, ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है, जिसको कंपास कहते हो ना आप लोग, वो लेके जाना है आपको एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में, मैथ के एग्जाम में, उसको तो लेके ही जाना है बच्चा। बिना उसके जा रहे तो बेवकूफ़ी कर रहे हो आप। सर मैथ में ले जाते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, साइंस में ले जाना था। फिजिक्स में बहुत सारा डायग्राम आता है, केमिस्ट्री में इक्वेशन को घेरना होता है, बायोलॉजी में बहुत सारा फिगर बनाना होता है, मतलब इमेज बनाना होता है। इसके लिए आपको स्केल का जरूरी पड़ेगा, कभी पेंसिल का जरूरी पड़ेगा। किससे मांगोगे? वहाँ कोई नहीं देने वाला होता है एग्जाम रूम में। चलिए, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का विनाश होता है, ह्रास होता है, वैसे अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ये वाला दे देना। सर नेक्स्ट वाला बता दो, मजा आ रहा है सर जी। अरे इसका एक और पार्ट तो छूट गया, अवकरण। ये छूट गया ना, यहाँ पे दिखता हूँ अवकरण में। अवकरण बस उसी का उल्टा है, उसको उपचयन बोलते हैं, इसको अपचयन बोलते हैं। बस नाम उप और अप का अंतर। उप माने ऑक्सीजन, उप ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ऐसे याद रखना। चलो, उपचयन, अपचयन। अवचयन किसको कहेंगे सर? ऑक्सीकरण अवकरण कैसे कहेंगे सर इसको? जिसमें ऑक्सीजन जुटा था ना उसको ऑक्सीकरण बोले, जिससे ऐसे ऑक्सीजन हटेगा उसको अवकरण बोल देंगे। सर कितना मजाक था, सच्चे बोल रहे हैं। जिसमें ऑक्सीजन जुटा ऑक्सीकरण हो गया, जिससे ऑक्सीजन हटेगा ऑक्सीकरण, अवकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन या तो हट जाए या हाइड्रोजन जुट जाए, इसमें ऑक्सीजन जुट जाए या हाइड्रोजन घट जाए, बस उसी का उल्टा है, रिवर्स है यार। जैसे एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, एग्जाम्पल बताइए इसका। हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन को जोड़ दिए हैं ऑक्सीजन में। बोले सर यहाँ पर भी आप वही काम कर रहे हैं। अरे नहीं कर रहे हैं वही काम, हम अलग कर रहे हैं। इस बार देखिए, हाइड्रोजन जोड़े हैं, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुटे उस अभिक्रिया को क्या कह देंगे? अवकरण अभिक्रिया कह देंगे। सर यहाँ तो ऑक्सीजन जुट रहा है ना, आप इधर से देखो ना, ऑक्सीजन भी जुट रहा है, ये रेडॉक्स हो जाता है। लेकिन आप इसी एग्जाम्पल को याद रखना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, इधर बनेगा क्या? H2O बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्या कहेंगे? हाइड्रोजन इस बार 2 था, 2 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाओ, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो। आप किसी भी तरह से बैलेंस कर सकते हो, जैसा दिया हुआ रहेगा वैसे बैलेंस करना। वैसे आपको सामान्यतः ये मिलेगा, पहला नंबर वाला जल्दी मिलता नहीं है, ये वाला सही है, ठीक है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटे उसको अवकरण कहेंगे। मजा आ रहा है ना? मजा तो आएगा ही यार, ये केमिस्ट्री है। चलिए 7 के बाद 8वें नंबर पे चलते हैं। कुछ नहीं था वो, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुट रहा था उसको ऑक्सीकरण बोले, जिसमें हाइड्रोजन जुट रहा है उसको अवकरण बोलेंगे। हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन घटे, ठीक है ना, अवकरण बोलेंगे। नेक्स्ट सर 8वां नंबर देखिए, रेडॉक्स लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा, अभी तक में कम से कम 7 बार पूछ रखा है ये, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये पता है काहे ज़्यादा बार पूछा जाता है? ऑक्सीकरण पूछे कि अवकरण पूछे, रेडॉक्स पूछ देगा, दोनों एक के में आ जाएगा।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ हो, उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ हो, है ना, उसी को रेडॉक्स कहते हैं। यानी ऑक्सीजन भी जुटे और हाइड्रोजन भी घटे, ऑक्सीजन भी जुटे हाइड्रोजन भी जुटे, या ऑक्सीजन भी घटे हाइड्रोजन भी घटे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ साथ हो। जैसे सर एग्जाम्पल कौन सा? एग्जाम्पल एक फेमस एग्जाम्पल है इसका, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, देखते चलिए यहाँ पे बन गया क्या, ये कॉपर अलग हो गया, H2O बन गया। गजब बात हो गया सर, कुछ नहीं हुआ है इसमें। देखिए ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए क्या हुआ, भाग गया, ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन घट गया यानी क्या हो गया, अवकरण हो गया। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अवकरण हो गया, एडजस्ट कर लेना आप लोग। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुटेगा तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन सॉरी जल बनाएगा। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये किस अभिक्रिया को दिखाता है? ये इक्वेशन बहुत फेमस है, आप याद रख लेना। कौन सा वाला? ये जो कॉपर ऑक्साइड को जैसे हाइड्रोजन से मिलाए थे ना, कॉपर को भगा दिया था, हाइड्रोजन गैस का धुआं निकला था। तो इस अभिक्रिया में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुटा हुआ था, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन जब हट गया तो उसको क्या कहेंगे जी? उसको कहेंगे हम लोग अवकरण अभिक्रिया। यह ऑक्सीजन जुट गया है, था हाइड्रोजन, बन गया हाइड्रोजन ऑक्साइड। ऑक्सीजन जुट गया तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ साथ हो, जिसमें ऑक्सीजन भी जुटे हाइड्रोजन भी जुटे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कितना मजेदार सा वीडियो है यार। अभी देखिए कुछ और बच गया, बस उसको भी आप देख लो, काम ही हो जाएगा खत्म इसका, बस थोड़ा सा बच गया। और चलिए अब 9वां नंबर बच गया था सर, 9वां बच गया था। 9वां नंबर क्या था? 9वां नंबर था अपघटन जल अपघटन अभिक्रिया। इसको जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया सर क्या है ये, इसके बारे में बताइए। जल अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये एक बीकर था, बीकर में मैंने जल दे दिया। सर बीकर किसको कहा जाता है? कांच के बर्तन को, ठीक है ना, कांच का वैसा बर्तन जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं उसको बीकर कह दिया जाता है। चलिए ये जल, इसमें क्या डाला है हमने? जल डाला है, H2O डाला है। अब इसको क्या किया मैंने? इस पे ना करंट लगा दिया इस पानी में। क्या किया सर आपने? करंट लगा दिया। सर इतना गुनाह आपने क्यों कर दिया? साइंस को समझने के लिए। मैंने पढ़ा था बचपन में, सर आपने ही पढ़ा था, अरे आपने भी पढ़ा था 9th क्लास में, कि जितना भी यौगिक होता है उसको आसानी से तोड़ा नहीं जाता है। और यहाँ पे जल क्या है? ये यौगिक है। अब अपघटन है तो टूटेगा, अपघटन है तो टूटेगा, है ना। अब किसको क्या कहेंगे सर, समझाइए जरा सा। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ऊपर वाला ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को एनोड बोला जाता है, यानी धनात्मक सिरा को एनोड बोला जाता है, ऋणात्मक को कैथोड बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, एनोड और कैथोड, एनोड यानी पॉजिटिव, कैथोड यानी निगेटिव। होता क्या है, जैसे ही आप पानी में निगेटिव और पॉजिटिव करंट को डालते हैं ना, बोले सर हाँ घर में भी डाल के हम पानी गर्म करते हैं, अरे बेवकूफ़, वो पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, वो एसी करंट के साथ ऐसा नहीं होता, डीसी करंट का यूज़ किया जाता है। आपको पूछा था जल विद्युत अपघटन में किस प्रकार की धारा ली जाती है? दिष्ट धारा ली जाती है, जो बैटरी वाला। अब जैसे ही इसमें डालिएगा प्लस माइनस, है ना, अब देखिएगा बुलबुला निकलने लगता है, और एगो के बगल में चिपकने लगता है कुछ ना कुछ, है ना, एगो के बगल में कुछ चिपकने लगता है, एगो से बुलबुला निकलने लगता है। सर समझाइए ना कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए ये जो H2O है ना, इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला है, ऑक्सीजन निगेटिव वाला है, 2- निगेटिव वाला, हाइड्रोजन बेचारा पॉजिटिव है। अब आपको पता होगा पॉजिटिव दूर भागता है और पॉजिटिव निगेटिव चिपकता है, तो ये पता हो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, किस में चिपकेगा सर? निगेटिव में। तो जितना भी हाइड्रोजन होता है वो आके एनोड पे, कैथोड पे चिपक जाता है। हाइड्रोजन किस पे चिपकता है? कैथोड पे चिपक जाता है। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का बुलबुला निकलने लगता है कहाँ से? एनोड के पास से। इसी अभिक्रिया को जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझिए इसको फिर से, किसको कहेंगे जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया? जब किसी जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जल यौगिक विघटित होकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन कैथोड सिरा पे तथा ऑक्सीजन एनोड सिरा पे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका फोटो वहां पे आपको बना देना है, समझ गए। अब चलिए लास्ट बच गया 10 नंबर, अभिक्रिया का लास्ट बच गया, लेकिन और मजा लेंगे इससे भी। अभिक्रिया में 10 नंबर, सर क्या था 10 नंबर? भूल रहे हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन। चलिए
तो प्रकाश अपघटन को देखते हैं एक बार। किसको कहेंगे? प्रकाश अपघटन। देखिए, प्रकाश मतलब लाइट, अपघटन मतलब टूटना, विघटित होना, टूट जाना, टुकड़े में बदल जाना, यानी प्रकाश के कारण टुकड़े में बदलेगा। सर कैसे? तो याद रखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाए, अपघटित हो जाए, टूट जाए, वैसे अभिक्रिया को प्रकाश विघटन अभिक्रिया कहा जाता है। कि जैसे सर एग्जाम्पल, ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है AgBr, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे ही सनलाइट, H न्यू मतलब सनलाइट, जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में आता है ना, ये टूट जाता है Ag+Br2 में। सर ऐसा क्यों होता है ये? अब ये तो सूर्य से पूछोगे भाई क्यों तोड़ते हो तुम, मैं तो बस आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाए, यहाँ पे आप सूर्य प्रकाश भी लिख सकते हो, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाए। जैसे क्या था, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, ब्रोमाइड में टूट जाता है। सर इसका क्या यूज क्या है अपने जीवन में? तो आप लोग एक्सरे देखिए ना, एक्सरे वाले रूम में देखिए, डार्क रूम होता है जहाँ से एक्सरे निकाला जाता है। क्यों सर? क्योंकि वहाँ पे ना AgBr का यूज किया जाता है। निगेटिव पिक्चर आपने देखा था ना बचपन में, बहुत पुराने समय का बात करो, निगेटिव पिक्चर आप देखते होंगे, ऐसे करके लाइट में देखते होंगे उसको। आपके समय में नहीं आता, आपके समय में ऐसा वाला आ गया। अब क्योंकि हम लोगों के समय, मतलब हम लोगों के नहीं, मतलब मैं बड़ा पुराना नहीं है, मतलब पापा दादा के समय में वो निगेटिव वाला होता था, मैंने भी देखा था वो, ठीक है ना। तो उसमें AgBr का यूज किया जाता है, एक्सरे में AgBr का यूज किया जाता है ना। और एक्सरे डार्क रूम में ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि आपको पता है AgBr जैसे ही विघटित हो जाएगा ना, सनलाइट में आएगा, वो विघटित हो जाएगा, चांदी अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इसीलिए देखिएगा एक्सरे रूम को डार्क रखा है। एक्सरे के बाद में एक्सरे निकालने वाले रूम को डार्क रूम बनाया जाता है, एकदम अंधेरा, पैक अंधेरा, थोड़ा सा भी लाइट नहीं, ठीक है ना। अब हो गया, इसका उपयोग कहाँ हुआ? फिल्म, फोटोग्राफी सब में हो गया। चलिए, ये था आपका इतना प्रकार का रिएक्शन का काम खत्म। अब इससे संबंधित तथ्यों पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो इसी चैप्टर का, इसी से रिलेटेड है, पूछा जाता है बार बार, और जलूल से जलूल पूछा जाता है। तो चलिए उसको जबरदस्त तरीके से एक बार देख लेते हैं। तो चलिए कुछ मजेदार से टॉपिक के साथ फिर से आए हैं हम। सर जी क्या है इस बार मजेदार सा टॉपिक? संक्षारण एवं बचाव। संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण मतलब जंग लगना। लोहे पे देखते हैं जंग लग जाता है, उसी को संक्षारण कहा जाता है। सर क्या है संक्षारण बताइए? जब लोहे या कोई धातु से बनी वस्तुएं वायुमंडलीय ऑक्सीजन या नमी से अभिक्रिया करती है तो एक अवांछनीय पदार्थ बना लेती है। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरा ये बेचारा प्यारा सा नया नवेला कील था, नया नवेला कील था, मैंने इसको बाहर छोड़ दिया 10 दिन के लिए। आके मैं देखा तो ये हल्का पीले रंग का ऐसा सा हो गया था, हल्का पीले रंग का इस पर कवर चढ़ गया था, भूरे रंग का। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि संक्षारण हो गया, इसका जंग लग गया। संक्षारण मतलब क्या होता है? जंग लगना, है ना, जंग लगना, रस्टिंग, संक्षारण, रस्ट लग गया, है ना। चलिए, तो किसको संक्षारण कहेंगे? जब किसी धातु से बने वस्तुओं को खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, यहाँ देखिए, जब किसी धातु से बने वस्तुओं को खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो यह धातु नमी एवं वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक अवांछनीय पदार्थ, मतलब बेकार सा, कचरा सा पदार्थ का निर्माण करता है। और इस प्रकार के अभिक्रिया को ही हम लोग संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। कुछ तो था ही नहीं। सर कैसे बचाएंगे संक्षारण से अपने वस्तुओं को? क्वेश्चन पूछा जाता है, संक्षारण से बचाव के उपाय बताएं। देखिए, बचाव का उपाय मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले वस्तुओं को पेंट पिन्हा दो, मतलब पेंट कर दो, सॉरी पेंट पिन्हा नहीं दो, पेंट कर दो। पेंट समझते हैं ना आप लोग, पुताई जो करते हैं लाल पीले रंग का, पेंट कर दीजिए, जंग नहीं लगता। आपको पता नहीं जंग से कैसे बचाना है? दूसरा नंबर, पानी से दूर रखो, नमी वाले चीज़ों से दूर, है ना, पानी से दूर रखो। तीसरा कैसे बचाएंगे? ग्रीस देखा है ना आप लोग, साइकिल में जो डालते हैं ग्रीस, उस ग्रीस का इस्तेमाल करो। उसको ग्रीज कहा जाता है ना, ग्रीस ही शायद कहा जाता है, ग्रीस का इस्तेमाल करो, जल्दी जंग नहीं लगेगा। सर और क्या कर सकते हैं जंग से बचाने के लिए? जंग से बचाने के लिए उसका ना जसद लेपन कर दो। यसद लेपन, यसद लेपन, यसद लेपन क्या है सर? किसी भी धातु पर जस्ते का परत चढ़ाना। यसद जो आया है ना, जस्ता शब्द से आया। किसी भी धातु के बर्तनों पर, धातु पर जस्ते का लेप चढ़ाना, जस्ते का परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। ये भी पूछ देता है, यसद लेपन कर दो, जस्ते का परत चढ़ा दो उस पर, जल्दी जंग नहीं लगता, क्योंकि जस्ता जल्दी अभिक्रिया नहीं करता दूसरों से। नेक्स्ट, मतलब वायुमंडलीय ऑक्सीजन सबसे कम करता है। नेक्स्ट, मिश्र धातु बना दो। बहुत सारा बताता हूं मैं, कुछ तो याद रहेगा आपको। मिश्र धातु बना दो। सर मिश्र धातु बनाने से क्या होगा? मिश्र धातु जल्दी संक्षार नहीं होता मिश्र धातु का,
आप लोग देखे होंगे आपके घर में कभी लोहे का बर्तन नहीं मिलता है। हाँ सर ये तो सही है, आपके घर में इस्पात का बर्तन मिलता होगा। वो जो देख रहे हैं ना, वो स्टील वाला थाली जो देख रहे हैं, स्टील मिल रहा है, वो सब मिश्र धातु है, इसीलिए वो जिंदा है, ठीक है ना। मिश्र धातु का इस्तेमाल करो सर। और क्या कर सकते हैं, गैल्वेनीकरण कर दो सर। और क्या कर सकते हैं यार, इतना तो काम करवाए, कुछ तो खुद से भी कर लो यार, है। ये सब तरीका था क्या चीज, ये संक्षारण से बचाने का। अगला सर लिख रखा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है सर, चलिए विकृत गंधिता को मैं यहां पे समझाता हूं। जब आप देखिएगा खाना बनाए हैं, तेल वाला खाना, आलू दम बना लिए हैं, तो सुबह उठ के खाने जाते होंगे, गर्मी के दिनों में सुबह उठ के खाने जाते होंगे, बेकार सा बदबू देता है। ऐसा क्यों होता है सर, बदबू कहां से आया, वो खाने में बेकार सा अप्रिय टेस्ट आ जाता है, उसका बेकार सा टेस्ट लगता है सर, नेचुरल नहीं होता वो टेस्ट। वही कहलाता विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, जब किसी वसा या तेल युक्त भोजन को, वसा या तेल युक्त भोजन को क्या करते हैं, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीकृत होकर के एक दुर्गंध बना लेता है, एक विषैले पदार्थ का निर्माण करता है, अप्रिय स्वाद बना देता है, जिसको विकृत गंधिता कहते हैं। अरे सर बहुत अच्छी बात बता दिया आपने। अरे ये तो रोज देखते हैं सर, खाना बासी हो जाना, उसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। बासी खाना समझते हैं ना, विकृत गंधिता हुआ वो। सर कैसे बचाएंगे इसको, पहला उपाय, ऑक्सीजन को जाने से रोक दो, एयर पैक बर्तन का उपयोग करो। इसका भी बचाव का उपाय बताता हूं, बचाओ। एयर पैक बर्तन यानी वायु बंद, है ना, यहाँ पे बंद लिखा गया पहले, चलो कोई बात, वायु बंद वस्तुओं का इस्तेमाल करो, एयर पैक डब्बे का। दूसरा सर फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर, आप लोग बड़ा सा लिखना, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करो। तीसरा सर रेफ्रिजरेटर का हिंदी क्या होता है, फ्रिज का, शीतलक, शीतलक का इस्तेमाल करो। एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करो, एंटीऑक्सीडेंट जिसमें ऑक्सीजन को आने नहीं देता है वो, जैसे सर जैसे सिरका हो गया, लेसिथीन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करो। एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करो। सर और बताओ ना, और कुछ उपाय बताओ ना, कैसे बचाएंगे। निर्जली कर दो, निर्जलीकरण कर दो, पानी निकाल दो। अचार बनाते हो ना जी, तेल डाल दो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना। इस सब प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बचा सकते हैं किस चीज से, विकृत गंधिता से। एक नमक डाल के भी विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। आप लोग नींबू का अचार देखते हैं, बच जाता है, कैसे सर, कैसे, उसमें नींबू के अचार में, नींबू में क्या पाता है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, बताना जरा कमेंट में। हाँ सर एसिटिक एसिड पाया जाता है। हम लोग नींबू डाल देते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं, नमक डालते ही वहाँ पे बेचारा एक ऐसा रिएक्शन होता है जिससे हमेशा के लिए सेफ रह जाता है नींबू का अचार। वो बचाने का उपाय है, वो एक्चुअल में हम लोग उसको विकृत गंधिता से बचा रहे हैं। तो ये था विकृत गंधिता से बचाने का उपाय, ठीक है ना। अब इतना सारा चीज मैंने बताया ना, अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कुरकुरे चिप्स वगैरह की पन्नी देखते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ना। लिख देता हूँ यहाँ पे, चिप्स में, है ना, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है सर, आप बताओ। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी पदार्थ वायुमंडलीय ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएगा, कोई खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत होगा तो वो विकृत गंधिता हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन से यदि हम उसको नाइट्रोजन पैक कर देते हैं उसमें, तो ऑक्सीजन तो वहाँ जा नहीं पाएगा, और नाइट्रोजन बेचारा जल्दी किसी को रिएक्शन भी नहीं करने देता है। इस स्थिति में वो चिप्स हमारा सलामत बच जाएगा। इसीलिए हम चिप्स की थैली में किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। लिखेंगे कैसे सर, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्सीकृत होकर अप्रिय स्वाद का निर्माण कर देता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। अर्थात चिप्स को विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं चिप्स के थैलियों में। इतना सारा मजेदार सा चीज सर, एक बच गया बैलेंसिंग करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करना। छोटा छोटा कुछ मैं बता देता हूं, वैसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इस बार के लिए तो है नहीं, लेकिन कुछ तब पर भी देख लेते हैं, इसको भी मिटाते हैं एक बार। लास्ट बच गया 2 मिनट का काम। चलिए ये छोटा छोटा मैंने 3 को लिख रखा है, इस बार हो सकता है उम्मीद करिए इन तीनों में से कोई आ जाए, लेकिन आप बस समझ जाना यहाँ पे, आप लोग वहाँ पे वैसे ही कर लेना। अरे कुछ करना नहीं है, बस इधर के परमाणु को उधर के परमाणु के बराबर में कर देना। कभी भी आप यहाँ पे डिजिट नहीं बढ़ाना, ठीक है ना। आप बढ़ाओगे कहाँ पे, आगे में, है ना, आगे में बढ़ा सकते हो आप।
लेकिन कोई सिंगल है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, यदि कोई ऐसा बना हुआ है तब आप यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, लेकिन कोई सिंगल है तो आप जोड़ सकते हो, लेकिन आगे में ही ज़्यादातर जोड़ना अच्छा रहता है। चलिए, पहला H2 + O2 थोड़ी देर पहले आया था, कैसे किया था बैलेंस, इधर हाइड्रोजन 2 उधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 इधर ऑक्सीजन 1, 2 करने के लिए आगे 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन तो 2, हाइड्रोजन 4 हुआ ना, आगे 2 लगा दो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट, इधर Fe1 है इधर Fe3 है तो आगे में 3 लगा दो। सर यहाँ लगाएं कि यहाँ, दोनों में से आप कहीं लगा सकते हो, सिंगल है तो कहीं लगा सकते हो। अब सर अब बचा H2O, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है जी, 1 है, तो बनाओ 4, इसको आगे में लगा दो 4। अब 4 बन गया, अब हाइड्रोजन कितना, 4 दूनी 8 ना, तो यहाँ पे लगा दो 4। अब हाइड्रोजन बन गया 8, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, फेरस लोहा 3, लोहा 3, काम खत्म। मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, रहने दो। हाइड्रोजन 1 है, 2 बन गया, यहाँ पे लगा दो 2, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब देखिए क्लोरीन यहाँ कितना है, 2 है, इधर क्लोरीन कितना बन गया, अरे सर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 ही था, ठीक है 2 ही था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन कितना, क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, मैग्नीशियम भी, मैग्नीशियम 1, काम खत्म। इतना ही आसान होता है। आप लोग, आपको कोई छोटा मोटा और दे तो आप बैलेंस कर देना इसी टाइप से देख देख के, इधर जितना उधर भी उतना, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा, अब सारा सब्जेक्टिव आपसे बनेगा। इतना मैंने किया, थोड़ा आप भी कर लो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पिछला मैंने बहुत सारा क्लास करा रखा है, प्लेलिस्ट में जा, क्रैश कोर्स 2022 नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, 1 नंबर पे ही होगा, उसमें सारा पिछला वीडियो है, उसको देख लो, मज़ा आ जाएगा। एग्जाम तक में मैं लगभग बहुत कुछ करवाने वाला हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा तो साथ दो, शेयर तो करो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मचाने के लिए धमाल, रहो थोड़ा सा तैयार, तब तक के लिए ओके एंड बाय बाय।